नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है और अमेरिका की मोहब्बत है इसराइल की कि ख़त्म होने पर नहीं आ रही। इस प्रोग्राम में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बन रही है दुनिया भर में, उसके ऊपर हम बात करेंगे और वजह है इसराइल का खून खराबा और खून कुशी और उन फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जिसको वो कहने को अपना नेबर कहता है। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। इमरान खान जेल में हैं और जेल में अब उनकी हमशीरा के ज़रिए एक्सरसाइज की साइकिल की तलब है। अजीब सी तमज़रीफ़ी है पाकिस्तान की सियासत की कि आज से 2 साल पहले इमरान खान को 10 साल के लिए मंसूबे के मुताबिक और तज्ज़िये के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर हाउस झोली में बैठे हुए मिल रहा था और आज उनको साइकिल मांगना पड़ रही है अदालत के ज़रिए। मियाँ साहब भी बेल की तलाश में हैं। बेल के लिए अब कल उनको वकील के ज़रिए दोबारा नुमाइंदगी करनी है अदालत के सामने। देखते हैं कि अदालत उनको ये रिलीफ देती है या नहीं। इस प्रोग्राम के हिस्से में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में नईम हैदर पंजोता साहब वकील हैं, चेयरमैन PTI के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम शुरू से करने से पहले आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरें गाज़ा के हवाले से क्या बनी। इसराइली फ़ौज की गज़ा के हस्पताल पर वहशियाना बमबारी, बच्चों और ख़वातीन समेत 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। गज़ा हस्पताल में इसराइली फोर्सेस की बमबारी के वक्त बड़ी तादाद में मरीज़, बेघर ख़वातीन और बच्चे पनाह गज़ीन थे। वाक़ये के बाद हस्पताल इंतज़ामिया ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौजियों ने हमले से कबल हस्पताल के डायरेक्टर को मिसाइल हमले की धमकी दी थी। इसराइली खून रेजी से अब तक 4000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद, 13,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। 116 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया जा चुका है। हमले के बाद इसराइल ने गज़ा पट्टी की नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी है। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में गज़ा हस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी ग्रुप पर डाल दी। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है, इसराइल की तमाम दिफाई ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने बाइडन से मुलाकात से इनकार करते हुए मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। गज़ा हस्पताल पर हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे, तुर्की, ईरान, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने हस्पताल में इसराइली बमबारी की मज़म्मत की है। गज़ा के अस्पताल में बमबारी के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में लोग सड़कों पर निकल आए। इस्तंबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसल खाने को आग लगा दी, जबकि तुर्क सदर ने मुतालबा किया है कि गज़ा में जारी वहशियाना मुजालिम फौरी रोके जाएं। ईरान ने गज़ा अस्पताल पर इसराइली हमला वहशियाना जंगी जुर्म करार दिया है। सऊदी अरब ने मजम्मत करते हुए कहा है कि वो वहशियाना हमले को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा है कि इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उम्मत मुसलमा फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने अपने बयान में कहा है कि गज़ा में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली फोर्सेस ने निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम पर हमला किया है। फ़लस्तीनी अवाम को नामसाइद हालात का सामना है। इसराइली फोर्सेस का गज़ा में अस्पताल पर हमला शर्मनाक अमल है। फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ फराम किए जाएँ। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अगर मैं पंजोता साहब आपसे पूछ पाऊँ, साइकिल का क्या मामला है? जेल में कौन साइकिल एक्सरसाइज की मांग कर? वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों मांग रहे हैं आप साइकिल? मेरा ख्याल में तो ज़्यादा बात अगर करें तो जन्नत से सर्टिफिकेट की बात कर लें कि जो जन्नत के सर्टिफिकेट वहाँ पर 21 तारीख को बांटे जा रहे हैं। जन्नत के कौन से सर्टिफिकेट? देखें, आपने नहीं देखा कि PMLN के कोई लीडर हैं जिन्होंने कल बयान दिया कि जनाब जो आएगा 21 तारीख को लाहौर में जन्नत का सर्टिफिकेट ले, जन्नत में जाए। पहले तो आपने ये देखा कि ये कहा गया कि मोटरसाइकिल होंडा 125 दिया जाएगा, इतने लोग अगर लेकर आएंगे। उससे पहले बिरयानी के लालच दिए गए, अब जन्नत के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। वाकई इमरान खान साहब को ज़रूरत है जेल में साइकिल की सहूलियात की। उनका सेल भी पता चला कि बड़ा हो गया, कम से कम उसको एक्सपेंड किया गया। तो क्या चक्कर क्या है? वो लॉन्ग टर्म स्टे चाह रहे हैं वहाँ पे क्या? देखिए, बात ये ना कि लॉन्ग टर्म स्टे वो तो किसी तरह से एक लम्हे के लिए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तंग पड़ गया हूँ, मुझे निकालो बाहर, या मैं किसी तरह से हार मानूंगा, या मैं जो मेरी बात थी एब्सोल्युटली नॉट वाली मैं उससे पीछे हटाऊँ, या हकीकी आज़ादी की जो मैं फ़ाइट लड़ रहा हूँ उससे मैं पीछे हटाऊँ। वो तो बिल्कुल डटे हुए हैं।
दूसरे नंबर पर जो आपने सवाल किया, इस हवाले से वाज़ह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब तोशाखाना केस के अंदर गिरफ़्तार हुए, उसके बाद फ़ौरन ही हम हाई कोर्ट से रजू किया। 2-2.5 महीने इसके ऊपर फ़ैसला ही नहीं हो सका, और जब फ़ैसला हुआ तो ये कह दिया कि मैनुअल के मुताबिक देखा जाए। कोई खान साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ पर AC लगा दें जैसे कि पहले लोगों को मौजूद थे, मुझे मैट्रेस बिछा दें, मुझे बेड बिछा दें, यहाँ पर जो है वो खानशाह में पास ना नहीं, उन्हें C क्लास में रखा गया ठीक, और छोटे सेल में रखा गया। हमेशा हम पहले भी बात करते रहे और जब भी वहाँ से निकले आकर यही बात बताई है कि किन कंडीशन में रखा हुआ है। कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हाई कोर्ट हुक्म देती है उसके बावजूद फैसिलिटीज़ नहीं है, मैनुअल कहता है उसके बावजूद नहीं है। छोटे से सेल में साइकिल तो मजीद छोटा नहीं कर देगी उसको। अब देखें, बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं, ठीक है जी, और मैं ये कहता हूं जी कि मैं एक मकसद के लिए आया हूं, ठीक है जी, उस मकसद में मैं कोई चीज़ नहीं मांग रहा, ठीक, कि मुझे ये लग्जरी लाइफ यहाँ पर दी जाए या मुझे जो पहले वज़ीर आज़म रहे जो सहूलतें दी गई उनको या मुझे वो दी जाए। सिर्फ अगर उन्होंने कहा है कि मैंने एक्सरसाइज करूँ, उसमें क्या एक्सरसाइज के लिए चाहिए। ओके, ज़रा वापस ये संजीदा मामलात हैं साइफ़र का। बहुत सारे दस्तावेज़ात आप सर्कुलेट कर रही हैं, हम उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको डिनाई किसी ने नहीं किया। आज़म खान का जो एफिडेविट है वो सर्कुलेट हुआ साइफ़र के हवाले से, जो हमारे उस वक्त के एम्बेसडर हैं उनका सर्कुलेट हुआ, जो हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उनका सर्कुलेट हुआ, आपकी नज़र से गुजरे होंगे। ज़रा ये तो बताइएगा कि उसके पेश नज़र संजीदा इल्ज़ामात लगते हैं इमरान खान के हवाले से आपको या नहीं, अब नई मालूमात जो सामने आई? तलत भाई शुक्रिया, बड़े क्विकली मैं कमेंट करूंगा। जो अब 1 मिनट पहले गुफ्तगू हो रही थी, वो एक शेर है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो अल्लाह की कुदरत से पनाह उसकी ताकत से मांगनी चाहिए। हमें वो वक्त याद है कि जब अमेरिका में खड़े होकर खान साहब ने कहा था, और बड़े तकब्बुर से गालिबन कहा था कि मैं वापस जाकर इनके जेलों से AC उतरवा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। बहरहाल मैं तो फिर भी उसके बावजूद भी ये समझता हूँ कि वो साबका वज़ीर आज़म है, उनकी जो जेल के अंदर जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात हैं वो उनको मिलनी चाहिए। उस जेल मैनुअल की सहूलियात में कहीं गालिबन साइकिल का जिक्र वैसे नहीं आता, लेकिन फिर भी बहर तौर जहाँ तक साइफ़र का ताल्लुक़ है तो इसमें तो कोई शक नहीं है तलत भाई के हुकूमत से जब उनका इखराज हुआ तो उस वक्त उनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। बिलाशुबा 16 महीने की PDM की हुकूमत के पास भी अब कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। और ये एक उनके लिए एक बयानिया एक उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की कि उनके हुकूमत को एक बड़ी बहुत साजिश थी जिसके नतीजे में निकाला गया, और उसके अंदर उन्होंने वो क्राउड के सामने लहरा कर भी दिखाया। ऑल्दो द मैटर इज सब जुडिस, इसमें कोर्ट्स अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड करना है, लेकिन ट्रूथ क्या है वो ट्रूथ तो लोगों के सामने आनी चाहिए। अब ये जो ट्रायल हो रहा है इसके ऊपर उसकी इट्स नॉट एन ओपन ट्रायल। आप मेरे तक, हमें सारों तक ये डिटेल्स पहुंचनी चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें ज़ेर बहस आ रही है, क्या। लेकिन जो दस्तावेज़ात है उसके अंदर वाज़ेह अंदाज से बताया गया कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। आज़म खान जो है उनके इनसाइडर थे, वो बता रहे थे कि किस तरह साइफ़र उनके पास आया, इमरान खान के पास गया, और उसके बाद इमरान खान ने उसके ऊपर क्या मीटिंग्स की, फिर उसके बाद सियासी तौर पर क्या तय किया, फिर इमरान खान के हवाले कर दिया गया, फिर इमरान खान ने उसको वापस नहीं किया, और आखिरी लाइन तो बड़ी दिलचस्प है उनकी जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये एक सियासी बयानी है, उसको इस्तेहसाल करना चाह रहे थे। तो ये उनका ये नैरेटिव है। नहीं, उन्होंने तो ये नैरेटिव बनाया, उन्होंने तो नैरेटिव बनाया कि उनकी हुकूमत को एक अमेरिका की जानिब से एक साजिश थी, और उस साजिश के नतीजे में सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए उस साजिश में, और फिर उनकी हुकूमत को रुखसत किया गया। लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो उसके जो मंदरजात हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, जो ट्रायल की, जो हमारा आइन कहता है कि एक फेयर ट्रायल की जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो अगर हमारे सामने जब चीज़ें होंगी तो हम उसके ऊपर एक बेहतर राय कायम करेंगे। लेट मी गो टू, आप बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे थे इनके साथ जब ये बात कर रहे थे, तो मैं आपके पास आता हूँ। ज़रा चलते हैं हमारे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब के पास। सर इंजीनियर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि वाक़तन लोगों को बुलाने के लिए सर्टिफिकेट वहाँ पर बांटे जा रहे हैं जन्नत के, जिस तरह पंजोर साहब कह रहे थे, होंडा 125 उनको ऑफ़र की जा रही है, बिरयानियाँ ऑफ़र की जा रही हैं। ये ज़रा बताइएगा नवाज़ शरीफ की आमद के लिए जो एहतमाम है उसके तमाम तर ये ज़ाविये हैं कि नहीं? नहीं, मेरे भाई बड़े अच्छे वकील हैं, तो उन्होंने आपका जो सवाल है वो साइड स्टेप कर दिया। जो असल सवाल है, जो उन्होंने जिसका जवाब नहीं दिया,
कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी लाख पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जेलों में कैद हैं, उसमें से किसने मांगी है एक्सरसाइज बाइक? क्या ये फिर दो पाकिस्तान नहीं है कि अगर एक शख्स जो है, जो अगर साबिक वज़ीर आज़म है और जो दावे करता था कि मैंने एक पाकिस्तान बनाना है और सबको बराबर ट्रीट होगा, मुझे बता दे पाकिस्तान की तारीख में किसी भी कैदी ने एक्सरसाइज बाइक मांगी है? लेकिन लाखों जो प्रिजनर्स हैं कतल कलामी होती है, उनमें से कोई एक एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है। तो ठीक है ना जी, फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो दो हुए ना, कि जो आम पाकिस्तानी है उसके लिए एक पाकिस्तान है और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए दो पाकिस्तान है। तो ये बात वाज़ेह क्लियर। थोड़ा सा प्रिविलेज तो होना चाहिए ना, साइकिल के ऊपर इतने नाराज होने की क्या बात है? मतलब मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं तो जब उन्होंने कहा, मैं कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कोर्ट में आकर ये दरखास्त दी कि मुझे टहलने के लिए जगह दी जाए, तो ये तो फिर प्रिविलेज तो उन्होंने अपना क्लेम किया है ना जी। तो बार बार सवाल ये खड़ा होता है कि उन्होंने खुद अपनी पाकी दामा की हकायत इतनी बढ़ा दी कि अब वो दामने कबा तार तार हुआ पड़ा हुआ है, चाहे सिर्फ इस केस में नहीं, हर मामले। चले अच्छा, अब आप मेरा सवाल जो आपको वो साइड स्टेप ना करें ना, मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ को बंदे लाने के लिए क्या आप देखें पका रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं? जी वहां तो कोई खाना नहीं होगा, वहां तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुन पूरे मुल्क से आ रहे हैं, खास तौर पे लाहौर और उसके इर्द गिर्द के जो अजला हैं वहां से हम सब लोगों को लेकर जा रहे हैं और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। और एक जो तरक्की का अमल 2017 में रुक गया था उनकी नाअहली की वजह से, जो खालिस्तन नाइंसाफी और नाहक पर मबनी थी, उनसे बाद में फिर पार्टी की सदारत भी छीनी गई। सेनेट के आपका खदशा है कि कोर्ट का जो रवैया था, क्योंकि जज साहब ने कोई बहुत ज़्यादा नरमी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि वो तो नैब वालों को उन्होंने ये कह दिया कि आपको अगर हिदायत इस किस्म की है तो केसों की पैरवी क्यों कर रहे हैं, कहते हैं कि सजाएं भी मुअत्तल कर देते हैं। तो अब कल तक मामला चला गया, तो क्या आपको खदशा है कि लास्ट मिनट कहीं कोई आपकी दूध में कोई मक्खी ना डाल दे और कह दी कि बेल हम नहीं देते तो फिर गिरफ्तारी हो जाए? जी बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर उम्मीदें धोखा दें लेकिन खौफ भी तो झूठे हो सकते हैं। तो ये जो अदालतें हैं, ये इनका रिकॉर्ड हम सबके सामने। उन्होंने शेर पढ़ दिया, अब ये मुशायरा लग रहा है मुझे, मेरा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम तो नहीं लग रहा। आप मुझे बताएं आपका खदशा है या नहीं? मैं क्लियरली आपको बता देता हूं जी कि अदालत की इजाजत से मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए थे, बल्कि दो अदालतों की इजाजत से, दो हाई कोर्ट से, लाहौर और इस्लामाबाद, और अदालत ने बुलाया भी था ना, फिर वो आए भी नहीं थे। हाँ, तो इंशाल्लाह वो अब आ रहे हैं तो वो आके सामना करेंगे और जो अदालत कोई खदशा नहीं है, यू आर कॉन्फिडेंट? नहीं, देखिए खदशा इस बात पर होता है कि अनलाइक जो आज एक्सरसाइज साइकिलें मांग रहे हैं, नवाज शरीफ ने तो 250 पेशियां भुगती हुई हैं नैब की, वो पेश हुए कोर्ट के सामने, आज खुद खड़े हुए हैं अदालत में। और जब उनको सजा हुई तो वो मुल्क से बाहर थे 2018 में, तो वो बाहर ही नहीं रहे, वो वापस आए और उन्होंने वापस आकर जेल गए सीधा। तो कानून की हुक्मरानी के बारे में भी लग रहे हैं और पूरी उम्मीद भी लग रहे हैं। अच्छी बात। अच्छा, इससे हमें कोई सेंस हो रहा है कि हवा किस तरफ चल रही है? नहीं साहब, पोलेमिकल डिबेट हम कर सकते हैं कि किसने क्या चीज़ मांगी, किसके लिए क्या निज़ाम है या नहीं है, लेकिन आप क्यों आप इस बात से इसकी इंडोर्समेंट नहीं कर रहे थे कि बड़ा संजीदा इल्ज़ाम है साइफर वाला? ये जिस किस्म की मालूमात हमारे सामने आई हैं, जो एफिडेविट सामने आई हैं, ये बड़े संजीदा लोग हैं, वो तमाम फैसला साजी के अमल के अंदर हर बंदा जो है वो आई विटनेस बना हुआ है। इसको संजीदगी से लें आप, इसको हल्का ना लें इस केस को। बिल्कुल जी, संजीदगी से लिया हुआ है, और ये देखें ना कि किस तरह से इन्होंने संजीदगी से लिया है। अब आप ये देख लें कि 2022 तीसरे महीने में ये बाकायदा तौर पर जो है साइफर 7 तारीख को आता है, और फिर आपने आज़म खान का भी बयान देखा, 8 तारीख को ही फ़ौरन जो है अदम एतमाद जो है वो रेजोल्यूशन भेज दी जाती है। और आज़म खान के बयान की क्या वैल्यू है? क्या कोई वैल्यू नहीं? बिल्कुल नहीं है। वो कैसे वैल्यू नहीं है? आज़म खान 1 महीने के लिए बिल्कुल गायब रहे, अगवा हो गए थे, उनके घर वाले दरखास्तें देते रहे कि आज़म खान किधर हैं जी, और उन्हें जो है वो मिल नहीं रहे। तो इसी तरह से आपने देखा कि पीटीआई के और कितने लीडर इसी तरह से अगवा किए गए। अचानक से प्रेस टॉक तो मीडिया के अंदर अगवा नहीं किए गए थे, फॉरेन सेक्रेटरी साहब तो अगवा नहीं किए गए थे, पूरी चेन 21 के करीब लोग हैं। उस पर भी बताता हूँ जी, उस पर भी बताता हूँ।
अब आके अदालत के अंदर बरामद करके 164 की स्टेटमेंट वहाँ पर लेना, 164 क्या कहता है कि जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा होगा वो बिल्कुल आज़ाद हो, उसके ऊपर प्रेशर ना हो और वो अक्यूज़ की मौजूदगी में हो, और फिर अक्यूज़ को क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा हक दिया जाए, यानी कि उसे नोटिस भी भेजने आपने। कोई ऐसा प्रोसेस किया गया? आज़म खान को बाकायदा तौर पर वहाँ पर ला कर और ये बयान लिया गया। अगर आज़म खान ने कोई बयान इस तरह का देना होता या किया होता तो क्यों नहीं पिछले 2022 से लेकर अब तक उसकी कोई स्टेटमेंट आई? तो जब मुकदमा तहकीक जब शुरू होगी तो तभी तहकीक कब से शुरू हुई है? तहकीक भी शुरू हो रही है 5 महीने बाद, जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स होती रही। आप क्या डिनाइल में है इस मामले के ऊपर? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वाकई ये हम बहुत अच्छा इस बयान के अंदर तौर पर संजीदा हो रहे हैं, देखें या मुझे कुछ समझा इस बयान के अंदर भी देखें, आज़म खान साहब खुद कह रहे हैं जी कि उसके ऊपर डिमार्श जो है वो असद मजीद कह रहे हैं कि डिमार्श का मैंने इन्हें कहा और डिमार्श हुआ, तो फिर बात तो मान ली गई ना कि बाहर से धमकी। अब इल्जाम क्या है? उन्होंने ये भी कहा उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं था, कभी कॉन्स्पिरेसी की बात देखिए नहीं डिमार्श किस बात पे हो रहा है? क्या मोहब्बत पे डिमार्श हो रहा है? नहीं, उन्होंने बात की है ना, उन्होंने बात बस की, वही ना, उसको अपना रिस्पॉन्स जब आपने केस अपने हिसाब से बनाना है तो फिर आपने यही कहना है ना कि नहीं वो इस तरह की नहीं थी। हेल्प में विद दिस, मतलब ये वाकईतन क्या हम इनकी बात नहीं समझ पा रहे या हम इनको बात नहीं समझा पा रहे? ये संजीदा है। देखें केस तो संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तलत भाई मैं एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्वर्सेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, और वो ये कि हमने हज़ारों घंटे पैनामा का केस भी डिस्कस करने में गुजारे। हमने इससे पहले उस वक्त मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद इसी तरह अखबारात के अंदर एक बड़ी लार्ज स्पेस जो थी वो भुट्टो साहब का जिस वक्त ट्रायल चल रहा होगा वो ज़मीन में छपते होते, पुराने अखबारात में ज़मीन में छपते होते। एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में व्हाट मैटर्स इन पाकिस्तान इज कि आप एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं या नहीं है। जिस दिन आप एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं रहेंगे, उसके बाद अगर आपने कोई गुनाह नहीं भी किया तो आपको सजा मिलेगी, ठीक। और अगर आप उनकी गुड बुक्स में हैं तो आपने अगर 100 गुनाह भी किए हैं तो आपको माफ। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे पाकिस्तान की सियासत की, जो पिछले 75-76 सालों में हम इसको तय नहीं कर सके। साहब ने जवाब अच्छा दिया। हाँ, लेकिन समराज ये नहीं कि साइफर का मामला गैर संजीदा है। वो मैंने नहीं कहा। खोकर साहब ने पहला जरा जवाब देता है वो तंचंगा नहीं लगी, वो कह रहे बड़ा संजीदा मामला है। फिर एक बयान रखे ना, कभी ये कहा जाता है कि साइफर आया नहीं, कभी ये कहा गया कि जलसे के अंदर जो है वो लहराया गया। अब आपने इनको समझाया कि आपने क्या बात की। अब उनको पहला इन्होंने आपका पहला जवाब नहीं सुना। मुझे तलत भाई अगर ये कुछ समझने की इनके अंदर पीटीआई के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर कोई समझने की सलाहियत होती तो आज यहाँ तक इन हालात तक पहुंचते ही ना। दस्तगीर साहब बात करें जी, गो अहेड दस्तगीर साहब, कमेंट ऑन दिस जी, गो अहेड। इसमें सबसे बड़ी जो कन्फेशन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, वो टेलीविजन पे दे चुके हैं कि मुझसे गुम हो गया एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो रियासत पाकिस्तान की अमानत थी, जो वजीर आजम को दी गई। उन्होंने कहा वो गुम हो गई, और सिर्फ गुम नहीं हुई, वो कुछ अरसे बाद एलिजिडली अमेरिका की वेबसाइट पर छप गई। तो ये जो पाकिस्तान पूरे का पूरा छप गया दस्तावेजात का दुनिया में जो है उसका ठट्ठा लगना और सब चीज बाहर आ जाना और उसकी बुनियाद पर खास जाविये से खबरें छपना, इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी वजारत उज़्मा का। ये मतलब तो नहीं ना कि आपने सिर्फ जलसे करने हैं और आपने चीजों को लहराना है, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी है। नहीं फॉरम साहब, अब इल्जाम ये है कि उस साइफर को चेंज किया गया है, उसकी वर्डिंग चेंज की है, तो वर्डिंग चेंज की तो फिर केस ही खत्म हो गया। नहीं फिर साइफर तो रहा ही नहीं है जी। आपकी तरफ से ये है कि हमने वर्डिंग चेंज की है जी। मैं जो अर्ज कर रहा हूं, मैं तो इमरान खान की कन्फेशन पे बात कर रहा हूं, और मैं तो चूंकि वकील नहीं हूं तो लिहाजा आप बेहतर नुकात जानते हैं। मैं ये जानता हूं कि जब वज़ीर आज़म को एक अमानत दी गई, उसने अमानत में खयानत की, उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कौमी अमानतें हैं जो वज़ीर आज़म को दी। वैसे मैं खाम की बहस को किसी और जाविये की तरफ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन हमें यह भी पॉइंट नोट करना चाहिए कि इस मुल्क में ऐसे भी हालात बने हैं कि जब सिटिंग आर्मी चीफ और ख़ुद साख्ता प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ताकत में होते हुए किताबें लिखी, और किताब के अंदर उन्होंने कौमी दस्तावेज़ात को तो छोड़ें, कौमी पॉलिसियाँ और मीटिंग्स के अंदर क्या हुआ और कितने डॉलर हमने लिए, तो कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर भी लागू होना चाहिए ना। जब तक ये काम नहीं होते तो फिर ये मुकदमे बनते हैं जी। एक साइफर के ऊपर हमने बात कर ली तो, बट आई वांट टू लीव यू विद दिस थॉट। उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। पाकिस्तान की तारीख में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का अकाउंट पहली दफा खुला है अदालत में, तो आप देखेंगे वक्त के साथ सब आएंगे इसकी लपेट में। ओके, लेट्स सी कि कौन इसकी लपेट में आएगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। तो नईम साहब,
एक और संजीदा मामला, जब आप नवाज शरीफ साहब की बेल के मामले को कोर्ट में देखते हैं, बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रोसीडिंग चल रही हैं जी, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं बतौर वकील? पहले तो सोचते हैं जी कि 21 तारीख के लिए जलसे की डेट रखी गई। नवाज शरीफ साहब को पहले ही पता था कि मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा और मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो इश्तिहारिक है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान का वहाँ पर एहलकार, कोई वहाँ पर हमारी एम्बेसी, कोई इस चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं ले रहा। वैसे लोगों के रेड वारंट भी निकाले जाते हैं और बाहर से लोग उठा भी लिए जाते हैं, दुबई से भी उठा लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। तो आप चाह रहे थे कि सऊदी अरब से उनको उठा लिया जाए? अभी तक उनकी प्रोटेक्टिव बेल नहीं हुई ना जी। ठीक है। दूसरे नंबर पर वो इस वक्त मुल्ज़म नहीं, मुजरम है। अदालत से वो मेडिकल लीव पर बाहर गए थे 4 हफ्तों के लिए, और 4 साल हो गए वो वापस नहीं आए। अब आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा कि अता तारड़ साहब के ज़रिए ये प्रोटेक्टिव बेल दायर की गई। मैंने प्रोटेक्टिव बेल भी और दूसरी प्रीरेस बेल भी मुख्तलिफ जो है दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से इसी तरह से दायर की थी, क्योंकि मैं उनका अटॉर्नी था जैसे तारड़ साहब हैं। हमारे ऊपर एतराज़ ये लगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि इमरान खान को इधर लेके आए। हमने कोर्ट से भी जाकर रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी राहदारियां मिली हैं नमाज़ के साथ आपके लिए? नहीं, बायोमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, बायोमेट्रिक की बात, वो मिले बेशक, लेकिन 17 टाइम्स देखें वो जो हिफाजती ज़मानत जो जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें एक बंदे पे केस दर्ज होता है, वो अंडर ट्रायल है, ठीक है जी। वो ज़मानत एक केस दर्ज होने की अलग है। एक ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, अदालत ने सज़ा दे दी है मुजरिम को जो जेल लेकिन आज साइड किया गया कि प्रोसिक्यूट होने का, सजा होने के बाद भी आपके लिए जमानत के मौजूद है, वो खैर अदालत अच्छा वो अदालत। अच्छा अब आज जो है इजराज नहीं लगाया गया तारड़ साहब की जो तरफ से जो है वो, क्योंकि दरख्वास्त आई थी। क्यों इंसाफ के मेयार 2 कानून है मुल्क में कि एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग। ये इमरान खान इंसाफ है कि आपके साथ भी हो तो उनके साथ भी, ये कौन सा इंसाफ है? देखिए हम ये कहते हैं, देखिए मेरिट के ऊपर तो तब जाएंगे ना कि पहले ये कहें कि जब बाहर से बंदा बैठा हुआ है तो उसकी प्रोटेक्टिव बेल दायर कैसे हो सकती है अटॉर्नी के जरिए, जब हमारी दायर नहीं हो सकती। उन्होंने पता क्या उन्होंने कहा सैकला मंगो तो जमानत भी ना मांगी। चलो जन्नत के टिकट जो है वो तो दे रहे हैं ना, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता ना कि जन्नत के टिकट किधर लेकर जा रहे हैं। इफ आई कुड ब्रिंग हिम इन, जरा बताइएगा कि ये जो जमानत ज़दा सियासत जो है ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि ज़मानत के ऊपर लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं, ज़मानत की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ने हैं। तो मेरे ख्याल में अदालतों को कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई तो हदबंदी करनी चाहिए, सियासतदानों को एहतियात करना चाहिए कि तमाम मामले उठा के या फिर इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करें कि ये ज़मानत ज़्यादा सियासत नहीं चल सकती, जंग आलूद हो गई। सियासतदानों जंग आलूद बिल्कुल हो गई है, लेकिन सियासतदानों ने तलत भाई मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पे इस कैफियत को तस्लीम कर लिया है। दे हैप्पी विद दिस। अब एक तलवार उनके सर के ऊपर लटकती रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जेल में भी चले जाएं फिर भी एक इक़्तिदार के हिस्से के लिए वो अपनी डील की तलाश में रहते हैं, और फिर उस इक़्तिदार के हिस्से को हासिल करने के लिए उन्हें कोई परवाह नहीं है कि तलवार उनके सर पर लटकती रहे अभी। और लेकिन इसमें सवाल तो हमारी अदलिया के लिए है कि उनकी इस मुल्क के अंदर क्या क्रेडिबिलिटी है, इस निज़ाम इंसाफ की क्या क्रेडिबिलिटी है, ना एक आम आदमी के लिए और ना इस मुल्क के हुक्मरान तबके के लिए। बिलाशुबा इमरान खान साहब का जो बहुत पहले रिलीफ इनको मिलते रहे और बड़े क्विक नोटिस पे मिलते रहे, ये एग्जाम्पल ठीक कोट कर रहे हैं खुर्रम भाई, लेकिन साथ ही फिर ज़हन में ख्याल ये भी आता है कि पाकिस्तान के लाखों कैदियों में से कोई एक ऐसा कैदी भी दिखाएं कि जिसको बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने के लिए इजाज़त भी मिली हो। तो दोनों अतराफ में इसी तरह ही है। और एंड ऑफ द डे विक्टिम क्या है? निज़ाम इंसाफ, कि उस निज़ाम इंसाफ के ऊपर किसी को एतबार नहीं है। वो निज़ाम इंसाफ मैनिपुलेट होता है ताकतवर के हक में, जब उसके साथ अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, तो तमाम चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता इख्तियार करती हैं। और यही वजह है शायद कि 75 साल गुजर चुके हैं, हम दायरों का सफ़र जारी रखे हुए हैं, हम पाकिस्तान को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ी क्विकली कल परसों एक जगह गुफ्तगू हो रही थी कि यार कि 75 साल तो कोई कौमों की तारीख में कोई इतना बड़ा पीरियड नहीं होता, लेकिन एकदम ज़हन में ख्याल आया कि यार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान और जर्मनी वो तो तबाह बर्बाद हो गए थे, मलिया मेट हो गए थे, और 1980 की दहाई में वापस खड़े हुए थे। जी जी बिल्कुल। और कहाँ खड़े हुए थे? 25 साल के अंदर ममालिक जो अपनी किस्मत बदल लेते हैं। तो हमने इतना लंबा पीरियड, ज़मानती निज़ाम बदलना होगा, उसके लिए हमें पूरा इस माशरे की डायरेक्शन जो है वो ठीक करनी पड़ेगी, सियासत की डायरेक्शन। जरा खुर्रम साहब से पूछ लेते कि मियाँ साहब जो है वो इस्लामाबाद आएंगे या लाहौर आएंगे? ये बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, किस तरफ आने का प्लान है आपका? कि बड़ी फ्लाइट से लाहौर आएंगे, फिर छोटी फ्लाइट से इस्लामाबाद आएंगे, फिर हेलीकॉप्टर से वापस आएंगे, क्या आपका प्लान है लॉजिस्टिक? जी मैं तो चूंकि अपने शहर गुजरांवाला में हूँ, मुझे हमें अभी तक कोई ऑफिशियली कन्वे नहीं किया गया कि उनका ट्रैवल स्केड्यूल क्या। हमें सिर्फ ये कहा गया
कि हमें 21 तारीख की दोपहर को मीनार पाकिस्तान पहुंचना, जो अभी फाइनल स्केड्यूल है वो डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो आप इल्म नहीं रखते, वैसे उम्मीद क्या है कि लाहौर ही सीधे उतरें, अगरचे कानूनी मामला तो कल तय होंगे। वैसे अगर इधर आए ये ना होगा कि पुराने एयरपोर्ट उतर जाए, नए एयरपोर्ट उतर जाए। अगर पुराने एयरपोर्ट उतरे ना तो वो पिंडी के बहुत करीब है, वो उसके और स्कैंडल बन जाएगा कि नहीं? यही है कि मैं फिर कहूंगा कि वो पाकिस्तान की 2 अदालतों की इजाजत से मुल्क से बाहर गए थे, और अदालत की इजाजत से ही मुल्क में आएंगे, और अदालत की इजाजत से ही जो भी उनका कॉन्टेक्ट होगा, हाँ, उसके अलावा नहीं, और कोई तरीका नहीं है। हम उन्होंने, जिस मैंने कहा पहले ही, और कोई मिसाल नहीं है कि किसी, अगर हम कह रहे हैं कि साबिक वज़राए आज़म का प्रिविलेज है, तो किसी साबिक वज़ीर आज़म ने 175 पेशियां भुगती हों नैब के सामने। कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि सजा मुल्क में हुई, मुल्क से बाहर थे, वापस आकर खुद वॉलंटरली जेल जाने के लिए गए, कि पाकिस्तान का कानून ये कहता है। तो उनका रिकॉर्ड एस्टैब्लिश्ड है और मौजूद है। अगर आपसे मैं पूछ पाऊँ, इमरान खान साहब के बाहर आने के क्या चांसेस है बतौर वकील एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई आपके ख्याल में? देखें, ये सारे जो केसेस हैं ना जी, ये सारे केसेस पॉलिटिकली बनाए गए, लीगल एक केस भी नहीं है। ज़्यादातर केसेस में दफ़ा 144, ये 3-4 केसेस जिसमें साइफर हो गया, अलकादर हो गया, या नैब के अंदर तोशा खाना के बावजूद कोई नतीजा तो आपने अखज़ किया होगा ना कि जी कब बाहर आना? देखें, अगर अदालतों के हुक्म की जो है वो तकमील की जाए, अदालतों का हुक्म माना जाए, या जो मिस यूज़ ऑफ पावर है वो ना की जाए, तो वो तो बिल्कुल इमरान खान साहब को। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब की बेल जो है पहले नीचे नहीं सुनी जाती, फिर ऊपर नहीं सुनी जाती, बिल्कुल सेकंड्स में चल रहा है। नहीं, आएंगे इंशाल्लाह आएंगे, और बिल्कुल आएंगे। हमें अदालतों पे पूरा एतमाद है, लेकिन इस वक्त अदालतें जो हैं वो हमें नहीं इंसाफ दे रही। आपने 18 मिनट में अदालतों पर किसी एतमाद का इज़हार नहीं किया अभी। नहीं दे रही। मैंने कहा कि एतमाद, आखिरी जुमला भी दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मैंने कहा लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, डू यू सी हिम आउट या नहीं आपके ख्याल में? जितना अरसा ज़िया साहब रहे, बेनज़ीर साहिबा के लिए दरवाज़ा नहीं खुल सका। जितना अरसा मुशर्रफ साहब रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए दरवाज़ा नहीं खुल सका। जितना अरसा साहब है, मुझे नहीं लगता इनके लिए दरवाज़ा खुलेगा। I have to leave it there. आइए नाज़रीन, गज़ा की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। अब OIC की तरफ से एक खुसूसी एलामिया भी आ गया है। अमरीकी सदर इसराइल की मोहब्बत में गिरफ़्तार, वहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा इसराइल को इंडोर्स भी किया है। कुछ मुस्लिम ममालिक की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। इसराइल का जो हाथ है खून से लदा हुआ, अब लगता ये है कि उसको शायद फ्री प्ले नहीं मिले। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मंजूर जाफ़र साहब, एडिटर अल अरेबिया न्यूज़, हमारे पास मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर कामरान बुखारी जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर, माहिर है मशरिक़ वस्ता के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। क्विकली स्टार्टिंग विद यू, पहले ज़रा OIC के एलामिया के ऊपर बात कर लें। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कंडेमनेशन इसके अंदर मौजूद है। इसराइल की दुर्गत भी बहुत बनी है। ये सिग्निफिकेंट है, ये अल्फाज ज़रा सख्त हैं। वो कहते हैं कि सख्त अल्फाज हड्डियाँ नहीं तोड़ते हैं, तो क्या इन अल्फाज का असर पड़ेगा या नहीं आपके यहाँ? यकीनन दरअसल इसका असर तो होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी जो लेवल ऑफ मीटिंग है, जो वज़रा ख़ारजा लेवल पे है, अगर तो ये समिट लेवल पे होता तो हम समझते हैं कि तो ये नीचे एक लिहाज से जो मुख्तलिफ रिस्पेक्टिव फ़ॉरेन ऑफिस हैं, ये उनका होमवर्क लगता है। और लेकिन अगर इसको जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ हेड हैं, या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, या हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो अगर इसको अपनी फ्यूचर पॉलिसी का कहीं रिफ्लेक्शन बनाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसका कुछ हासिल वसूल हो गया। अदरवाइज येट अनदर रेजोल्यूशन लाइक मैनी अदर्स। अच्छा, बाइडन साहब के ज़रा दौरे का जिक्र करें। हमारा ख्याल था कि कहीं ना कहीं जाके को फ़लस्तीन का वो जिक्र करेंगे, कहीं ना कहीं जाके ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस का जिक्र करेंगे, लेकिन टोटल इंडोर्समेंट है। एक जगह पर आकर एक ट्वीट में उन्होंने आखिर में बाद में कहा कि जी जो हमास है वो फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता, बस इस पे आके रुक गए। लेकिन ओवरऑल टोटल इंडोर्समेंट है इसराइल की पॉलिसी की। जी, इसमें कोई शक नहीं जी। उन्होंने जिस तरीके से तमाम हालात को जानते हुए कि उनके होस्ट उनको यानी उनकी मेज़बानी के लिए तैयार नहीं हैं, जो क्वार्टरेट एक उनके साथ मिलना चाह रहे थे, इस वाक़े के बाद उन्होंने इनको क्लियरली कन्वे कर दिया था कि आप तशरीफ़ ना लाएं। लेकिन उन्होंने अपना जो है वो जहाज़ उड़ाना मुनासिब समझा और आए, और उन्होंने जिसे कहना चाहिए यानी जो इसराइल जो अमेरिका का एक रवायती स्टांस है, वो इन लेटर एंड स्पिरिट शो किया, सॉलिडारिटी उनके साथ।
और ख़ुद इस पूरे विज़िट के दौरान जितनी देर भी वो वहाँ रहे, 4 घंटों के दौरान उन्होंने 2 प्रेस टॉक्स की। उन दोनों में मीडिया को बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। उसकी वजह ये थी कि पूरा जो हॉल था वो सवालात से भरा पड़ा था और उनके ज़हन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन्होंने अपनी ही और बड़ी शॉर्ट स्टेटमेंट्स दोनों ने दी और उसमें भी यही बात कि इसराइल के साथ खड़े हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो बहुत सिग्निफिकेंट बात की कि मैं कांग्रेस से आपके लिए मज़ीद जो है इमदाद और ख़ास तौर पे फ़ौजी इमदाद जो है उसके लिए बात करूँगा। तो ये एक मैं समझता हूँ उनकी तरफ से जो सपोर्ट गई है दोबारा इसराइल के लिए। इसके साथ साथ जो पैरेलल एक्टिविटीज़ हमें वहाँ पे ख़ित्ते में देखने को मिली, मिस्र के सदर सीसी साहब ने भी इस इशू को फर्स्ट हैंड उस पर लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनके साथ जर्मन चांसलर भी थे, और उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में ये बात कही कि आपको अगर इन्हें गज़ा के अंदर नहीं रखना है फ़लस्तीनियों को, तो बजाय आप इन्हें सराय सीना भेजने के आप इन्हें अपने नेगेव डेजर्ट में जाके आबाद करें। तो मैं समझता हूँ अपनी तरफ से तो उन्होंने अपना बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, लेकिन बड़ा इनह्यूमन सा है कि ये हाँ, मतलब आप ये मान रहे हैं कि उनको आप डिस्प्लेस कर दें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ ना भेजें, आप दूसरे की तरफ भेज दें। जी एग्जैक्टली। तो ओआईसी के अंदर बड़ा वाज़ेह अंदाज से बताया गया कि किसी डिस्प्ले, और ख़ास तौर पे इस बात के बारे में ये अंदेशा है कि अगर ये यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो इसराइल की कौन जमानत देगा कि वो इनका पीछा करता हुआ सराय सीना तक नहीं जाएगा और फिर मिस्र नहीं दाखिल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़रा कामरान बुखारी साहब से पूछते हैं। कामरान साहब, अभी जो बाइडन के विजिट की हम बात कर रहे थे, एक तो टाइमिंग किसी वक्त भी ठीक नहीं हो सकती थी कंसिडरिंग कि सूरत हाल क्या है, लेकिन जो बाइडन का आना और साथ ही हॉस्पिटल के ऊपर वो दर्दनाक और खौफनाक और खून आशाम हमला होना, उसके बावजूद बाइडेन की बातों में, उसके ट्वीट्स में, उसके प्रेसर स्टेटमेंट में कोई हमें रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई ग्राउंड रियलिटी की। दैट्स हाउ वी आर रीडिंग इट फ्रॉम हियर। आप ज़रा अपनी असेसमेंट बताइएगा वे यू सिटिंग। जी तलत, शुक्रिया। देखें, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। पहला तो ये है कि जो अमेरिका का सदर जो कहता है वो इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, और अभी जो है कुछ घंटों में जो है बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं जो तरदीद कर रही हैं इस बात की, जो शवाहिद मिल रहे हैं, जो इंटेलिजेंस एनालिसिस हो रहा है, जो इंटेलिजेंस मिल रही है, सैटेलाइट इमेजरी वगैरह वगैरह, उससे जो है ये बात साबित नहीं हो रही कि भाई ये इजरायली एयर स्ट्राइक से हुआ है। अभी जाहिर है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, और जो खबरें हैं वो यही बता रही हैं, और अमेरिका की हुकूमत की तरफ से भी यही आ रहा है कि भाई हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो असेसमेंट है, वो ये है कि इसराइल के किसी एयर स्ट्राइक से ये नहीं हुआ। अब कैसे हुआ है, कौन जिम्मेदार है, अब जाहिर है इसमें दोनों फरीकैन जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो तो फिर वही है कि जो है जो प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेस हैं वो इसराइल पे जो है ना इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जो इसराइली हैं वो दूसरी तरफ जो है फ़लस्तीनियों पे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि इनका अपने रॉकेट अटैक से हुआ है। तो अभी हम फॉग ऑफ वॉर से, लेकिन कामरान अगर जी बिल्कुल फॉग ऑफ वॉर की आपने दुरुस्त बात की, और हमने फॉग ऑफ वॉर जो है वो सद्दाम हुसैन के जो केमिकल वेपन्स हैं उस हिसाब से भी हमने देखी। हमने ये भी देखा कि किस तरह जो डोजियर था वो 6 मरतबा उसके लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसको सेक्स अप किया गया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और किस तरीके से उसको जस्टिफाई किया गया, कांग्रेस के सामने झूठ भी बोला गया। तो ये जानते हुए कि CNN की रिपोर्टर से लेके नेतन्याहू तक बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था हमास की तरफ से हुआ है। अब ये बाद अज़ वाक़या इंडोर्समेंट्स के बाद इन जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं इनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? देखिए, डिपेंड करता है तलत कौन मतलब वो बिहोल्डर कौन है। मतलब जो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अब इसको देख कौन रहा है, कौन सुन रहा है। जाहिर है क्रेडिबिलिटी तो डैमेज्ड है, क्योंकि जो है जो माजी के जो वाकयात हैं जिनमें से कुछ का जिक्र आपने भी किया, उसकी रोशनी में तो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई जो है अमेरिका सच बोल रहा है। लेकिन फ्रॉम एन इंटेलिजेंस एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्शन जरूर होते हैं कि हाँ भाई जो है सेक्स अप किया जाता है, कुक किया जाता है जो है ना सियासी मकासद के लिए, जियो पोलिटिकल मकासद के लिए। तो ये तो एक मतलब ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, मतलब जो, लेकिन ये कि इट्स नॉट लाइक एवरी डे ये हो रहा है। ये एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, वाकयात होते हैं जिसमें आप फिर उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि चलें जी इराक की वॉर में जो है वो बाद में कुछ भी नहीं निकला
तो इसकी वजह से अब हम तमाम की तमाम जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनको हम बेसिकली शक की निगाह से देखें। किया जा सकता है, लेकिन यह है कि फिर इस तरह दुनिया नहीं चलती। आपको लेन देन करना पड़ता है कि हाँ भाई जो है बताएं आपके शवाहिद क्या हैं, दूसरी साइड के शवाहिद क्या हैं। तो आई थिंक इस वक्त जो है वो इमोशंस इतने ज्यादा हाई रन कर रहे हैं दोनों जानिब कि वो दूसरे की बात या दूसरे की चीज को बेसिकली आप बहुत सिनिकली देख रहे हैं। तो इससे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि कल को यही चीज साबित हो कि इजरायली स्ट्राइक से ही हुआ था, लेकिन यह है कि हमें उस कंक्लूजन या उस इन्फ्रेंस तक पहुंचने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। अभी तक तो जो है एयर स्ट्राइक की कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। अब कैसे हुआ है, किसी और तरीके से जो है इसराइलियों ने हमला किया है या फलस्तीनियों की तरफ से हुआ है, ये चीज का अभी जो है ना डिटरमिन करना बाकी है। मसूद साहब, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि ये एक हर बड़े वाक़े के अंदर एक छोटा वाक़या होता है जो पैमाना बन जाता है बड़े वाक़े की परख करने का। तो ये जो हमला है ये वो पैमाना बना हुआ है। योर असेसमेंट ऑन व्हाट कामरान इज सेइंग? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी कोई एम्पेरिकल एविडेंस उस सेंस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है अगर उसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो, और ख़ास तौर पे जो पेंटागन या उनके इस तरह के जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, और बिलखुसूस आप इससे पहले अगर उनका ये गुआंतानामो बे का अगर एपिसोड को थोड़ा सा एनालाइज करें तो उसमें कितने लोगों को ले गए और किसके खिलाफ क्या 16 साल उन्होंने लोगों को वहाँ डिटेन किया, और किसी के खिलाफ वो कोई जुर्म जो है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं कर सकते। सेम इज़ द केस विद आफिया सिद्दीकी का जो मामला है। तो अब ऐसी सूरत में ज़ाहिर है उनके पास क्योंकि एक रद्दअमल का ख़तरा होता है तो उसको फौरी तौर पे ऑन नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ कोई यानी जो मौक़िफ़ इस वक्त बयान किया जा रहा है फ़लस्तीनियों को हूबहू वही दुरुस्त है, क्योंकि लेकिन ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती किसी भी तरीके से फ़लस्तीनियों के पार्ट पे कि वो कम से कम इस तरह की चीज़ को ऐसे मोहलिक किसी भी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है, जंग और मोहब्बत में सारी चीज़ें जायज़ होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शायद अपने बच्चों को मारना। जी ज़रा कामरान, क्विकली वन मोर वर्ड फ्रॉम यू, ज़रा ये बताइएगा कि अभी तक जो सूरत हाल है उसमें आपको लूजिंग साइड कौन लग रही है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि OIC का एलामिया भी सामने आ गया है और जो इलाकाई ममालिक हैं इजिप्ट समेत उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो लूजिंग साइड पे आपको कौन लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म? देखिए, लूजिंग भी बहुत सारे पहलू हैं। तो जहां तक तो पब्लिक रिलेशंस का जो की जंग है वो जाहिर है अपहिल बैटल है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, ये तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। आलमी सतह के ऊपर जो है वो शकूक व शबात इतने हैं कि उनके बयानिए को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो मतलब वो वाली जो जंग है वो, और ये हमास को पता था। हमास ने, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अपने बच्चों को जो है ना जंग में झोंकना, क्या हमास को नहीं पता था कि इतना बड़ा हमला करेंगे तो उसकी जवाबी कार्रवाई में अपने लोग कितने मारे जाएंगे? उन्होंने गेम आउट तो किया होगा ना, तो उनको भी पता था कि इसका जो है क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन दे डीम्ड इट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। और फिर ये है कि ये अकेले नहीं है, ईरान इनके साथ है। ईरान कोई छुपा भी नहीं रहा कि हम इनके साथ नहीं हैं। हाँ, ये बात है कि भाई उन्होंने इस हमले के अंदर शिरकत की, किस नौयत की शिरकत की, वो बारीकियों में हम जा सकते हैं और उन पर डिबेट हो सकती है। लेकिन उनको भी पता है कि हाँ भाई वो अपनी जियोपॉलिटिकल जंग लड़ रहे हैं, अरब ममालिक को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अरब ममालिक का ताल्लुक है वो इस वक्त जाहिर है जो उनकी सूरत हाल है वो लास्ट थिंग वो चाहते हैं कि भाई उनकी अपनी आवाम सड़कों पर निकल आए और वो अपने आप को अमेरिका और इसराइल के और अपनी आवाम के दरमियान जो है वो मतलब स्क्वीज पाएं और कहीं से मजीद इंतशार ना बढ़ जाए। क्योंकि देखे ना, हालात बेकाबू होते हुए देर नहीं लगती। हमें अरब स्प्रिंग अभी कोई 12 साल पहले का ही वाकया है, तो वो जो है उससे वो डरे बैठे हैं। तो उन्होंने जाहिर है फिर इस किस्म के बयानात देने अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि इन दी एंड उनको भी पता है गेम क्या हो रही है, उनको पता है ईरान क्या कर रहा है, वो हमास के मुखालफीन हैं। जाहिर है फलस्तीनियों के लिए तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा। जो अलमिया है सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट का कि जो फलस्तीनी अवाम है जो कई दिहाइयों से अपने हकूक से महरूम है और पिस रही है, उनके जो नेशनल स्ट्रगल है उसको आगे लेके जाने वाला कोई नहीं है, ना ही महमूद अब्बास की। कामरान, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात बहरहाल अंदोनाक हद तक मखदूश हैं
और नाम तो उसको जंग का दिया जाता है, लेकिन जंग दो बराबर की पार्टियों के दरमियान होती है। मैसूर लोगों और ताकतवर लोगों के दरमियान जंग नहीं होती, वो जुल्म होता है।